हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी। आज का हमारा टॉपिक है गेट। नॉर्मल गेट पैटर्न या गेट भी कहते हैं। व्हाट इज़, पहले हम देखेंगे कि गेट क्या है, फिर उसके कितने जो हैं वो फेजेस हैं, फिर उन फेजेस के कितने जो है वो सब फेजेस हैं। तो सबसे पहले हम गेट की जो है डेफिनेशन करेंगे। ये जो गेट है ये कोई किसी किस्म की कोई जो है वो शॉर्ट फॉर्म नहीं है। गेट सिंपली GAIT गेट है। गेट को सिंपली हम पैटर्न ऑफ वॉकिंग कहते हैं, मतलब चलने की जो हम जब हम चलते हैं एक पैर से, जब हम दूसरा पैर रखते हैं तो उन दौरान जितने भी सब फेजेस या स्टेजेस आते हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। तो जो चलने का पैटर्न है, द पैटर्न ऑफ वॉकिंग, तो उनके बीच में जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस या इवेंट्स आते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल गेट। तो हम डिफरेंट गेट की डेफिनेशंस देखेंगे, फिर उनके स्टेजेस और सब स्टेजेस। तो काइनेसोलॉजी और बायोमैकेनिकली दोनों चीज़ें हम उसके साथ साथ जो है वो देखते चलेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट डेफिनेशन जो डेविड जे मैगी ने, जो कि ऑर्थोपेडिक, उन्होंने कहा है कि फॉलिंग फॉरवर्ड एंड कैचिंग ऑन सेल्फ, मतलब आगे बढ़ना, आगे गिरना। डेफिनेटली जब हम फॉरवर्ड प्रोपल्स करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जो पूरी पोस्चर है वो आगे पीछे होता रहता है। तो फॉलिंग फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ गिरना और खुद संभल जाना, एंड कैचिंग वन सेल्फ, खुद को पकड़, ये कंट्रोल पेशेंट। फॉलिंग डजेंट मीन कि बिल्कुल गिर जाना। तो जब हम डेफिनेटली आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं तो कुछ जॉइंट हमारे आगे की तरफ होते हैं, जो है कुछ टिल्ट वगैरह होते रहते हैं जिसम में, जॉइंट्स आगे बढ़ते हैं, कुछ जॉइंट पीछे। तो मस्कुलर कंट्रोल, ये सारा एक कंट्रोल पेशेंट में होता है। तो फॉलिंग फॉरवर्ड एंड कैचिंग वन सेल्फ, ये एक डेफिनेशन है गेट की, बाय डेविड जे मैगी। आफ्टर दैट द प्रोसेस आर कंपोनेंट्स ऑफ वॉकिंग, वही बात होगी पैटर्न ऑफ वॉकिंग। कंपोनेंट्स ऑफ वॉकिंग मतलब एक, जब हम वॉक करते हैं, जब हम हमारी गेट साइकिल आगे पढ़ेंगे, हम गेट साइकिल जब कंप्लीट होती है तो उसमें पूरे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, कुछ इवेंट्स आते हैं। तो उनकी डेफिनेशन कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग सिंपली जो एक नवी डेफिनेशन होगी गेट की। आफ्टर दैट अ ट्रांसलेटरी प्रोग्रेशन ऑफ द बॉडी एज अ होल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोऑर्डिनेटेड एंड रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स। अ ट्रांसलेटरी प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंसली, सब सीक्वेंसली जब हम प्रोग्रेस करते हैं आगे की तरफ, बॉडी एज अ होल, मतलब ये सारा कोऑर्डिनेटली। हमें पता होगा कि हमारे आर्म स्विंग भी होते रहते हैं, तो हमें हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने राइट पैर आगे रखा तो हमारा लेफ्ट हाथ आगे। तो ये सारा कंट्रोल्ड पेशेंट में है, एज प्रोड्यूस्ड बाय द कोऑर्डिनेटेड डेफिनेटली विथ ब्रेन एंड रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी सेगमेंट। ब्रेन के अकॉर्डिंगली पूरी बॉडी जो है वो एज ए मूव करती है कि किस जगह पे हमने, लेट सपोज हम जब चल रहे होते हैं तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, हमने छोटा कदम रखना होता है या बड़ा कदम होता है, वो सारा कोऑर्डिनेटेड फैशन में होता है। हमने ये नहीं होता कि राइट पैर आके रखा तो लेफ्ट हमारा आर्म स्विंग में जाएगा, ये ट्रंक हमारा। ये अगर हम नॉर्मल बंदे की अगर बात करें, डेफिनेटली जब बच्चे होते हैं तो उनके स्टेप्स अलग होते हैं, बूढ़ो जो जीरियाटिक पॉपुलेशन है उनके अलग होते हैं। लेकिन मैं एक नॉर्मल गेट पैटर्न की बात करूँ तो after that the bipedal and biphasic forward progression of COG is the center of gravity. Bipedal डेफिनेटली दो पैर हैं, एंड द बाइफेजिक मतलब उसमें दो फेज आते हैं पूरी गेट साइकिल में। अगर हम पढ़ेंगे स्टांस फेज एंड स्विंग फेज। बाइपेडल एंड बाइफेजिक फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, फॉरवर्ड प्रोग्रेशन आगे की तरफ बढ़ना, किसका? COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, जो कि नॉर्मल इसमें हम डिफाइन करें तो ये नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रिलाई करता है वो एट द सेकंड एंटीरियर टू द सेकंड sacral vertebra S2 पे रिलाई करता है। After that, it's a series of alternating and rhythmic movements of trunk and limb which result in forward propulsion of CAG. वही डेफिनेशन होगी कि सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव एंड रिदमिक मूवमेंट। अल्टरनेटिव डेफिनेटली हम राइट रखेंगे तो अगेन राइट नहीं रख सकते, फिर हमने लेफ्ट रखना है, तो राइट लेफ्ट करके जब हम वो करते हैं। रिदमिक इस सेंस में कि ये सीक्वेंस जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो सारे कदम जितने भी होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो ये रिदमिक मूवमेंट है, जिस तरह हार्ट बीट रिदमिक होती है तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उस तरह हमने बताने की, नॉर्मल वॉक में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ट्रंक एंड लिम्ब, डेफिनेटली जब हम राइट पैर लेट सपोज आगे रखते हैं तो हमारा ट्रंक उसके अकॉर्डिंगली आगे पीछे होता रहता है, फॉरवर्ड करता है, और लिम्ब उसके अकॉर्डिंगली, जो आर्म स्विंग की मैंने बात की, विच इज रिजल्ट इन फॉरवर्ड प्रोपल्शन ऑफ COG। अ सीरीज ऑफ कंट्रोल्ड फॉल मतलब बार बार आगे की तरफ, ये अगेन फर्स्ट डेफिनेशन को इंडिकेट करता है। आफ्टर दैट फंक्शंस, गेट इज ऑलमोस्ट क्लियर। ये डिफरेंट सारी डेफिनेशंस थी, और सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है इस पैटर्न ऑफ वॉकिंग सिंपली। आफ्टर दैट दीज वर डिफरेंट थॉट्स गिवन बाय द डिफरेंट जो है वो डिफरेंट मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स। और अब हम जाते हैं गेट के फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? तो गेट के फंक्शन ये है, डेफिनेटली हमें ये सपोर्ट करता होगा। फर्स्टली ये हमें क्या करता है? सपोर्ट करता है हमारे हेड को, आर्म को, ट्रंक को, एंड वाइल सेमी रिजिड लोअर लिम्ब को, ये उनको सपोर्ट देता है। आफ्टर दैट ये मेंटेन करता है अपराइट पोस्चर एंड बैलेंस को। डेफिनेटली हम
ऐसा नहीं है कि ये कंट्रोल्ड फॉल है, लेकिन जब हम कोई भी पैर आगे रखते हैं तो हम गिर जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है कि कंट्रोल मैनर में है, तो ये हमारे पोस्चर को भी वो जो है वो मेंटेन करता है, और हमारे बैलेंस को भी। आफ्टर दैट thirdly इट हेल्प्स टू क्लियर द ऑब्स्टिकल्स। डेफिनेटली जो हम जब हम चलते हैं अनइवन सर्फेसेस पे, उनकी बात हो रही है, आगे चल के हम इनको क्लियर करेंगे। जेंटल हील आर टो लैंडिंग। फोर्थ इज द जनरेट द मैकेनिकल एनर्जी। डेफिनेटली ये एक्टिव है। जो वॉकिंग है, जो भी हम एक बंदा नॉर्मली वॉक करेगा विद एक्सपेंडिचर्स ऑफ सम हाउ एनर्जी, तो ये जनरेट करता है मैकेनिकल एनर्जी को। एंड फॉरवर्ड थ्रस्ट मतलब आगे की तरफ धकेलना या आगे की तरफ बढ़ना। एंड फाइनली इज द शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। जब भी हम रखते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो डिस्क हैं, मिनिस्काइज हैं, लिगामेंट हैं, बरसाज हैं, ये एज अ वर्क करते हैं एज अ शॉक एब्जॉर्बर। कोई भी पैर अगर हम रखते हैं, जिस तरह मोस्ट वेट बेयरिंग जो है नी है, हिप है, जब हम उसके ऊपर चलते हैं तो डेफिनेटली पूरी अपर ट्रंक जो अपर बॉडी है उसका वेट उसके ऊपर आ रहा होता है, तो दे वर्क एज अ कुशन या शॉक एब्जॉर्बर एंड डेफिनेटली प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी। नाउ कमिंग टू द फंक्शनल टास्क, देयर आर 3 फंक्शनल टास्क। सबसे पहले है फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, आगे की तरफ धकेलना या बढ़ना। उसके बाद है बॉडी बैलेंस अल्टरनेटिवली ऑन वन लिम्ब, तो बॉडी का बैलेंस भी मस्ट है। लेट सपोज जब हम एक पैर रखते हैं, राइट पैर अगर हमने आगे रखा है तो डेफिनेटली लेफ्ट जब हम रेस करते हैं तो सारा वजन राइट के ऊपर आ जाता है, तो ये हमने मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। बॉडी बैलेंस करती है अल्टरनेटिवली जिस लिम्ब पे वो खड़ा है। और सपोर्ट द अपराइट बॉडी, बॉडी को भी एक लेट सपोज जिस तरह एबनॉर्मल गेट्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो जो एबनॉर्मल गेट होता है उसको पता नहीं होता, तो वो एबनॉर्मल गेट जैसा ट्रंडल बैग है या सरकमडक्शन गेट है, तो जब वो कोई भी पैर आगे रखता है तो वो ऊपर नीचे जो है वो फ्लक्चुएट हो जाता है, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस, तो वो अपनी बॉडी को अपराइट नहीं रख पाता। अब हम जाते हैं फेजेस के ऊपर। मेनली देयर आर 2 फेजेस ऑफ एवरी गेट साइकिल, स्टांस फेज एंड स्विंग फेज। दोनों की एक छोटी सी जो है डेफिनेशन है, जिससे वो दोनों क्लियर हो जाता है। अब हम नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ गेट की तरफ आते हैं, कि जो पैरामीटर्स हैं, नॉर्मली पैरामीटर्स हैं गेट के, उसको हम देखते हैं। तो वो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, वो हम देखते हैं उसको क्यों कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे मेंशन किया था बेस विड्थ। बेस विड्थ है, इसको स्टेप विड्थ ही कहते हैं, जिस तरह हमने बुक में देखा था किम जोन्स की। तो बेस विड्थ वो होती है कि जब नॉर्मली हम चलने से पहले, गेट साइकिल शुरू करने से पहले, जब हमारे पैर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो कह लें डिस्टेंस होता है, जितना भी होता है वो हम इसकी वैल्यूज चेक करेंगे, उसे हम बेस विड्थ कहेंगे। और जितना ये बेस विड्थ ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन 2 फीट, और ये कितना होता है 5 से 10 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। 2 से, ये एबनॉर्मली नॉर्मल गेट की अगर मैं बात करूँ तो इंचेस में 2 से 4 इंचेस और 5 से 10 सेंटीमीटर एक दूसरे से ये अपार्ट होते हैं, और उसी को हम बेस विड्थ कहते हैं। और जितना डेफिनेटली बेस विड्थ ज़्यादा होगा आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, और ये मेनली कंट्रोल होता है बाय द सेरिबेलम। इसीलिए किसी का सेरिबेलम खराब होता है तो उसका बैलेंस सबसे पहले अफेक्टेड होता है, जिस तरह सेरिब्रल अटैक्सिया में होता है। वाइट बेस इज ड्यू टू द सेरिब्रल आर इनर एयर प्रॉब्लम आर द पुअर बैलेंस आर द टाइप वगैरह, ये उसके रीजंस हैं वट एवर। स्टेप लेंथ, स्टेप लेंथ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो अपोजिट राइट और लेफ्ट या लेफ्ट और राइट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जब हम गेट साइकिल गेट साइकिल में चल रहे होते हैं, तो उसी का ही होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू अपोजिट फीट। और ये कितना होता है 72 सेंटीमीटर या 28 इंचेस, 28 इंचेस जो है इसकी। तो एक जो स्ट्राइट लेंथ होगी वो इसका अपोजिट होगी, क्योंकि स्ट्राइट लेंथ अपोजिट नहीं, इसका डबल। स्ट्राइट लेंथ में क्या होता है कि 2 स्टेप लेंथ आ जाए, तो एक स्टेप लेंथ अगर 72 की है तो एक स्ट्राइट लेंथ में 2 स्टेप लेंथ है, तो स्ट्राइट लेंथ जो है वो कितनी हुई 144 सेंटीमीटर। आगे हम पढ़ते हैं उसको, कॉमनली रिलेटेड टू द प्रिफर्ड गेट स्पीड वगैरह, बाकी डेफिनेशन को भी छोड़ दें। द चिल्ड्रन टेक द स्मॉल स्टेप एज कम्पेयर टू द एडल्ट। डेफिनेटली बच्चे जो है वो छोटे स्टेप्स लेते हैं, उसी तरह बूढ़े हजरात भी। तो उनका केडेंस आगे हम पढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट जो है वो उसके डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। फीमेल टेक द स्मॉल स्टेप एज कम्पेयर टू द मेल, लार्जर स्टेप इन द टॉलर इंडिविजुअल। बड़े होंगे तो उसकी डेफिनेटली स्टेप लेंथ भी बड़ी होगी, तो उसके जो स्टेप लेंथ है वो भी, स्टेप्स भी बड़े होंगे। स्टेप लेंथ डिक्रीज करती है विद द एज, फटीग, पेन और डिजीज। किसी डिजीज जिस तरह एबनॉर्मल गेट हो गया, पार्किंसन वगैरह, तो उसके स्टेप लेंथ डिक्रीज हो जाते हैं, या कोई कमजोरी है या दर्द वगैरह है, या एज के साथ। आफ्टर दैट स्ट्राइड, स्ट्राइड हम क्लियर कर चुके हैं कि दो सेम पेयर के दरमियान, राइट टू राइट या लेफ्ट टू लेफ्ट, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव पॉइंट ऑफ फ्लोर टू फ्लोर कॉन्टेक्ट ऑफ द सेम फुट। और ये उसका डबल होगा, डबल ऑफ द स्टेप लेंथ, मतलब 72 है वो, तो ये 144 सेंटीमीटर, वो 28 इंचेस थी तो ये 56 इंचेस होगी। ये भी डिक्रीज करती है एज, फटीग और पेन के साथ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी मैं बता चुका था कि 5 सेंटीमीटर या 2 इंचेस एंटीरियर टू द सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा, ये नॉर्मल मैं अगर बात करूँ। हायर एंड मेन देन इन वुमन ड्यू टू द ग्रेटर बॉडी मास एंड द शोल्डर एरिया वगैरह। नॉर्मल कैडेंस मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट, कि एक मिनट में जितने भी आप स्टेप्स लेते हो
तो पर मिनट 1 मिनट में जितने भी लोग हैं वो आपके काउंट होंगे कैडेंस की तरफ। ये बच्चे और बूढ़े बात की बात है, लेकिन मैं नॉर्मल 1 मिनट की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी आप स्टेप्स लो वो आपका कैडेंस है। और नॉर्मली कितने होते हैं, 90 और 120 के दरमियान। वुमेन हैव 6 to 9 स्टेप्स पर मिनट मोर देन द मैन। ठीक है, क्योंकि वो छोटे लेती है तो उसके स्टेप भी ज़्यादा होंगे। विद एज कैडेंस भी डिक्रीज होता है। गेट स्पीड जो नॉर्मली 1.5 पर सेकंड 3 मीटर पर बैरल। अब इसमें हम ऑलरेडी हम क्लियर तो कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही इसने राइट पैर रखा तो लेफ्ट और राइट के दरमियान जो हुआ वो एक स्टेप लेंथ हुआ। अब इसने पहले राइट आगे रखा है, ठीक है, तो राइट और लेफ्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो स्टेप लेंथ है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे उसने राइट रखा उसने अब दोबारा लेफ्ट रखना है, तो अगेन उसने जैसे ही लेफ्ट रखा तो दूसरा राइट और लेफ्ट के दरमियान ये दूसरा स्टेप लेंथ है, और ये पूरा एक गेट साइकिल है। अब जैसे इसने राइट रखा, इसने राइट दोबारा भी रखना है, इसने लेफ्ट भी दोबारा रखा, ये यहाँ से इसने राइट रखा, इसने राइट दोबारा कहाँ पे रखा, ये वाला राइट है, तो राइट से राइट की एक पूरी स्टेप लेंथ स्ट्राइड लेंथ कहलाती है, और लेफ्ट से लेके लेफ्ट तक ये दूसरी गेट साइकिल। तो ये दो गेट साइकिल हैं बेसिकली। और स्टेप विड्थ क्या होता है कि स्टेप या बेस विड्थ कि जैसे ही आप स्टेप लेते हो तो दोनों के दरमियान, आप देखो ये आपका राइट है ये लेफ्ट है, तो दोनों पैरों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कहलाता है बेस विड्थ। तो नॉर्मली जब आप खड़े होते हो तो भी बेस विड्थ मेजर हो सकता है, या जब आप चलते हो तो राइट और लेफ्ट के दरमियान। ठीक है, कीप इन माइंड राइट और लेफ्ट के ये वाला लीनियर डिस्टेंस नहीं, इसको आप ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। कीप इन माइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट फुट इज द स्ट्रेप लेंथ। ठीक है, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट इज द बेस विड्थ एंड स्ट्रेप। ठीक है, ये एबनॉर्मल गेट है, ये हम किसी और वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम जो है वो डायग्राम में इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो हम गेट साइकिल की तरफ जा रहे हैं। ये किम जोन्स की बुक है, पेज नंबर 299 299 जो है पेज नंबर है, गेट एनालिसिस डायग्राम है। डायग्राम फिगर नंबर 15.1 जैसे कि आपको दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ बेसिक जो गेट साइकिल के टर्म्स है उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ताकि उसके साथ साथ अब जैसे मैं जो है दिख रहा है कि ये राइट है, ये राइट फुट है, ये लेफ्ट है, ये राइट और लेफ्ट। अब कुछ इसके बेसिक टर्म्स हैं वो मैं साथ साथ क्लियर करता चलूँगा। कि सबसे पहले हम क्लियर करते हैं स्टेप लेंथ। स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ और बेस विड्थ, ये तीनों हम साथ साथ। स्टेप लेंथ जो है, लेट सपोज जैसे ही हमने राइट पैर रखा, राइट के बाद ये राइट है, उसके बाद हम लेफ्ट रखेंगे, तो राइट और लेफ्ट के जो बीच वाला डिस्टेंस है ये एक स्टेप है, तो ये एक स्टेप लेंथ कहलाएगी। अगेन जैसे ही हमने राइट रखा उसके बाद हमने लेफ्ट रखा, तो राइट और लेफ्ट के अपोजिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो राइट और लेफ्ट के जो दरमियान का डिस्टेंस है वो कहलाएगा स्टेप लेंथ। और जैसे ही हमने लेफ्ट रखा, अब अगेन हम राइट तो रखेंगे, तो अगेन जो लेफ्ट टू राइट वाला डिस्टेंस है ये एक और स्टेप लेंथ है। तो ये भी स्टेप लेंथ है, ये भी स्टेप लेंथ है। अब जब हमने राइट रखा लेफ्ट रखा, ये स्टेप लेंथ, अगेन हमने राइट रखा, जो राइट टू राइट बिल्कुल जो दोनों के सेम वाला डिस्टेंस है ये कहलाएगा स्ट्राइड लेंथ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहलाएगा स्ट्राइड लेंथ। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो मैं इधर मेंशन करूंगा। तो जब हमने एक पैर रखा राइट रखा, उसके बाद जब तक हम दूसरा राइट नहीं रखते तब तक हमारी स्ट्राइड लेंथ कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए एक स्ट्राइड लेंथ इज इक्वल टू गेट साइकिल, और यही गेट साइकिल है हमारी। क्योंकि जब हमने कोई भी पैर आगे रखा, इस सेंस में हमने इस डायग्राम में हमने राइट रखा है, तो जब तक हम दोबारा दूसरा राइट नहीं रखते तो राइट से राइट का जो डिस्टेंस है वो एक गेट साइकिल या स्ट्राइड लाइन कहलाएगी। उसी तरह जब हमने राइट रखा उसके बाद लेफ्ट रखा, अब जब हम अगेन लेफ्ट नहीं रखते तब तक एक गेट साइकिल कंप्लीट, तो ये दूसरी गेट साइकिल है लेफ्ट टू लेफ्ट। कीप इन माइंड जो स्ट्राइड लेंथ होती है ये गेट साइकिल दूसरी, स्ट्राइड लेंथ सेम फुट के दरमियान होती है। जैसे ही आपने राइट हील रखा, हील स्ट्राइक किया, जब तक आप अगेन राइट का हील स्ट्राइक नहीं करते तो आपकी गेट साइकिल कंप्लीट नहीं होती। उसी तरह लेफ्ट पे भी यही फार्मूला है। तो एक गेट साइकिल में स्ट्राइड लेंथ कितने हैं, एक, लेकिन उसमें स्टेप लेंथ कितने हैं, दो। देखो राइट हमने रखा, उसके बाद हमने लेफ्ट रखा, तो ये एक स्टेप लेंथ, लेफ्ट टू राइट ये दूसरी स्टेप लेंथ। तो एक स्ट्राइड लेंथ या एक गेट साइकिल में स्ट्राइड लेंथ एक होती है लेकिन स्टेप लेंथ दो होते हैं। इसको हम कहेंगे स्ट्राइड लेंथ और स्टेप लेंथ। अब हम आ जाते हैं कि बेस विड्थ। बेस विड्थ क्या होती है, जैसे ही जब हम खड़े होते हैं तो हमारे जो नॉर्मल जो पैर आपस में, जैसे ही दो पैर आपस में होते हैं एक डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बेस विड्थ कहलाता है। ये स्टेप विड्थ है, दोनों में फ़र्क है, वो बेस विड्थ है, ये स्टेप विड्थ है। ठीक है, तो बेस विड्थ क्या होता है कि जैसे ही हम नॉर्मली गेट साइकिल स्टार्ट होने से पहले जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है पैरों के बीच में, उसे हम बेस विड्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगेन इनिशियल कॉन्टैक्ट और उनके ऊपर कि जितने भी उनके फेजेस हैं वो देखते हैं।
स्टांस फेज वो फेज जिसमें जो है पैर जो है वो थ्रू आउट बॉडी फ्लोर के साथ कांटेक्ट में हो। व्हेन अ फुट इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टांस फेज। और स्विंग नाम ही बताता है, स्विंग मतलब झूला। स्विंग वो फेज जिसमें जो फुट है वो अपना फ्लोर से कांटेक्ट में ना हो, ग्राउंड से कांटेक्ट में ना हो, तो वो जो कहलाएगा अपना स्विंग फेज कहलाएगा। वो आगे हम स्टांस और स्विंग दो मेन फेजेस हैं, फिर इसकी सब डिवीजन है। पहले सब फेजेस को देख लेते हैं। फेजेस दो हैं। जो स्टांस फेज है वो 60 से 65%, 100 में से 60 टू 65%, और रिमेनिंग जो है वो 35 से लेके 40 तक वो होगा अपना स्विंग फेज। तो स्टांस फेज के जो मेन ऑक्यूपाई करता है वो 60 से 65% ऑक्यूपाई करता है। और इसके जितने भी फेजेस हैं, सब फेजेस हैं, उसके थ्रू आउट जो फुट है वो मस्ट बी इन कांटेक्ट विद द फ्लोर। वो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में ज़रूर होगा, तभी ये स्टांस फेज। और स्विंग में इन कांटेक्ट होगा। आगे देखते हैं। स्टांस फेज और स्विंग 35 से लेके 45%, और इसके दौरान जो है फुट जो है वो इन द एयर होता है, हवा में होता है, कांटेक्ट में नहीं होता ग्राउंड से। इसमें ये पूरी गेट साइकिल की बात हो रही है। उसमें एक स्टांस फेज है, एक स्विंग फेज है, एक पीरियड ऑफ सिंगल लिम्ब सपोर्ट। मतलब पूरी गेट साइकिल में एक पीरियड ऐसा जरूर आता है जो बंदा एक टांग पे खड़ा होता है, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, वॉट एवर, लेकिन एक पीरियड जरूर आता है। लेकिन ये एक गेट साइकिल के अंदर की बात हो रही है, गेट साइकिल से हम बाहर नहीं जा रहे। एक गेट साइकिल से मुराद ये डिटर्मिनेंट्स हैं इनके। एक गेट साइकिल से मुराद जब हम कोई भी एक पैर आगे रखते हैं, राइट या लेफ्ट, लेट सपोज हमने राइट रखा, तो जब तक दोबारा वो राइट रखेंगे तो ये जो पूरा पीरियड है इसको हम कहेंगे गेट साइकिल। और इसी को ही हम स्ट्राइट लेंथ कहते हैं, वो हम आगे क्लियर करेंगे। तो लेट सपोज राइट रखो या लेफ्ट, अब लेफ्ट की बात करो, लेफ्ट रखो, तो जब तक वो लेफ्ट दोबारा नहीं रखोगे तो एक गेट साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही। तो ये जितने भी फेजेस और सब फेजेस हैं, ये लेफ्ट टू लेफ्ट या राइट टू राइट एक गेट साइकिल के दरमियान की बात हो रही है। हम दूसरी सेकंड गेट साइकिल पे नहीं जा रहे। टू पीरियड ऑफ डबल लिम्ब सपोर्ट। इसी गेट साइकिल में दो पीरियड ऐसे आते हैं जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों जो है वो ज़मीन से कांटेक्ट में होते हैं। लेट सपोज जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे दोनों पैर जो है वो गेट साइकिल जैसे ही स्टार्ट होती है, तो पहला फेज हमारा आगे चल के हम देखेंगे, पहला फेज जो हमारा वो डबल लिम्ब सपोर्ट, दूसरा सब फेज जो होता है वो डबल लिम्ब सपोर्ट है। तो मतलब इसमें एक पीरियड ऐसा आएगा जिसमें हम एक टांग पे खड़े होते हैं, और दो पीरियड ऐसे आएंगे जो हम डबल लिम्ब, एक गेट साइकिल के अगेन ये अंदर की बात हो रही है। आफ्टर दैट डबल फ्लोटिंग, जिस तरह रनिंग है, रनिंग में ये होता है कि हम दोनों पैर कभी इकट्ठा नहीं होते, वो हमेशा, इसीलिए उसमें सिंगल लिम्ब सपोर्ट नहीं, डबल लिम्ब सपोर्ट नहीं होता। तो वो उसमें प्रोबेबली समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे दोनों पैर ज़मीन पे नहीं होते, अगर हम रनिंग की बात करें तो। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। ये जो हमने सारी गेट की डेफिनेशन करी, अब हम गेट साइकिल। अगेन मैं कहूँगा कि अगर वर्ड को हम ब्रेक करें, साइकिल वो चीज़ होती है जो जीरो पॉइंट से स्टार्ट हो और पूरी टर्मिनेट करके अगेन जो है वापस जीरो पे आ जाए, तो वो साइकिल कहलाती है। गेट की बात करो तो गेट क्या था, पैटर्न ऑफ वॉकिंग था। एक गेट साइकिल राइट वाला पैर अगर हम रखते हैं तो अगेन जब राइट रखेंगे तो गेट साइकिल कहलाएगी। तो गेट साइकिल से मुराद जब भी हमने कोई पैर रखा, जब तक वही पॉइंट जो राइट वाला पैर दोबारा नहीं रखेंगे तो गेट साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो एक गेट साइकिल की डेफिनेशन ये होगी, डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं कि वो टाइम इंटरवल जब हम कोई भी पैर, पहला पैर जब हम आगे रखते हैं, जब तक वो दोबारा नहीं रखेंगे तो एक गेट साइकिल कंप्लीट होगी। यही फार्मूला राइट और लेफ्ट दोनों के लिए जो है इम्प्लीमेंट होगा। डेफिनेशन देखते हैं। हील स्ट्राइक ऑफ 1 फुट। हील स्ट्राइक मतलब जब एडी वगैरह हम रखते हैं, हील स्ट्राइक ऑफ 1 फुट टू द हील स्ट्राइक ऑफ द सेम फुट। जब हमने एक हील स्ट्राइक 1 फुट का किया, चाहे राइट या डेफिनेटली हम कोई भी एक पैर ही आगे रखेंगे पहले। तो जब हमने कोई भी पैर पहले आगे रखा, जब तक वो दोबारा नहीं रखेंगे तो एक गेट साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। और अदर लेग विल डेमोन्स्ट्रेट द सेम सीक्वेंस बट 180 डिग्री ऑफ आउट। डेफिनेटली एक गेट साइकिल के लिए हमने 360, जिस तरीके मैंने साइकिल का मिसाल दिया, तो अगर हाफ होगा तो उसका 180 ही होगा। अब हम जाते हैं स्टांस फेज। स्टांस फेज वो फेज है जो फुट जो है ग्राउंड होता है और वेट बेयरिंग फेज है। फुट थ्रू आउट स्टांस फेज के जितने भी सब फेज है ना, उसमें फुट जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होता है, और ये वेट बेयरिंग है। डेफिनेटली वो फुट कांटेक्ट में है ग्राउंड में, तो कोई ना कोई उसके ऊपर लोड वगैरह होगा। स्विंग वो होगा जिसमें फुट जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में ना हो, मतलब फुट जो है हवा एयर में हो। इंक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग द साइकिल लेंथ। ये कह रहा है कि वेलोसिटी जैसे ही इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली साइकिल की लेंथ जो है वो जो है घटती जाती है, कम होती जाती है। जॉगिंग जिस तरह 70% ऑफ द गेट साइकिल है, रनिंग में अब देखो वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जॉगिंग से ज़्यादा हमारी रनिंग में जो है वो वेलोसिटी होती है। तो जॉगिंग की 70% ऑफ द गेट साइकिल है, रनिंग जो है 60% ऑफ द गेट साइकिल है। विद द एज वेलोसिटी डिक्रीजेज। डेफिनेटली एज के साथ जैसे ही एज बढ़ती जाती है, तभी आपने देखा होगा बूढ़े हजरात जो है वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्लो चलते रहते हैं, उसका रीज़न ये है विद एज। अब हम जाते हैं स्टांस फेज के ऊपर। स्टांस फेज क्लियर है, वेट इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड एंड लोडिंग वेट बेयरिंग फेज है। लेग इज शॉक एब्जॉर्बिंग,
60% ऑफ द गेट साइकिल है, और 60 to 65% जैसे कि हमने, इसकी फर्दर 5 सब डिवीजन है। तो इसके जो सब फेजेज हैं वो 5 सब फेजेज हैं। सबसे पहला है हील स्ट्राइक। अब ये 60 से 65% है। अब इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो इनिशियल कॉन्टैक्ट या हील स्ट्राइक जो है 10% है। तो ये 60 से आप इसको 60% काउंट कर लो, तो 60 का 10% जो है वो इधर चला जाता है हील स्ट्राइक में। अब नाम ही बताता है इनिशियल कॉन्टैक्ट या हील स्ट्राइक। सबसे पहले मैं बता दूं ये दोनों सिमिलर नेम है। ये बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है, एक साइंटिस्ट ने दी थी, तो एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। नाम डिफरेंट है, एक इंग्लिश के ऊपर फोकस करता है, एक मेडिकल लैंग्वेज के ऊपर फोकस करता है। इनिशियल कॉन्टैक्ट मेडिकल इंग्लिश वर्ड है। इनिशियल कॉन्टैक्ट मतलब गेट साइकिल में सबसे पहले, इनिशियल मतलब सबसे पहले, इनिशियल कॉन्टैक्ट सबसे पहला जो सब फेज है वो इनिशियल कॉन्टैक्ट है, और उसी में क्या होता है, हील स्ट्राइक करती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम हील स्ट्राइक। और ये 10% ऑफ द गेट साइकिल। हील स्ट्राइक जब एडी जो है वो हील जो है वो कॉन्टैक्ट में आती है ग्राउंड के साथ। अगेन ये स्टांस फेज की बात है, तो यहाँ पे ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में होगा ही होगा पैर, ठीक है। इसको लोड रिस्पॉन्स या फुट फ्लैट, आफ्टर दैट लोड रिस्पॉन्स नाम ही बताता है, या फुट फ्लैट। फुट फ्लैट और फ्लैट फुट दोनों में फर्क है। फ्लैट फुट एक एबनॉर्मल कंडीशन है, फुट फ्लैट एक सब फेज है स्टांस फेज का। मैं आगे इसका क्लियर करता हूँ। लोड रिस्पॉन्स से मुराद की ये दूसरा फेज है। इसमें जैसे ही हमने हील स्ट्राइक के बाद की बात हो रही है, सेकंड सब फेज की बात हो रही है। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता लोड देना शुरू करेंगे, और जो पैर के जो आर्चेज हैं, मैं कोशिश करूँगा इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करने की, जो इसके पैर के आर्चेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए नॉर्मल आर्चेज से हटके वो जो पैर है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। इसीलिए इस फेज का नाम है, सब फेज का नाम है फुट फ्लैट। इसमें क्या होता है, आर्चेज जो है डिसअपियर हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर लोड आ जाता है। इसीलिए इसका नाम है लोड रेस्पॉन्स या लोड फेज, लोडिंग फेज। और जैसे ही इसके ऊपर लोड आता है तो जो पैर के जो आर्चेज हैं वो गायब हो जाते हैं और पैर बिल्कुल फुट हो जाता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम फुट फ्लैट है। आफ्टर दैट मिड स्टांस। मिड स्टांस वर्ड ही बताता है कि स्टांस का बिल्कुल मिड है। अब डेफिनेटली अगर सब फेजेस कितने हैं इसके, 5 हैं, तो तीसरा ये तीसरा सब फेज है, इसीलिए इसका नाम है मिड स्टांस। मतलब स्टांस के जितने भी फेज हैं उसका जो बिल्कुल मिड है, 5 है तो उसका मिड 3 हुआ, तो तीसरा ये सब फेज है। और इसका दूसरा नाम सिंगल लेग स्टांस इसीलिए है क्योंकि इसमें बंदा पूरी एक टांग पे खड़ा होता है। जिस टांग से वो शुरू करता है उसी पे, जिससे उसने हील स्ट्राइक शुरू किया, जिससे उसने लोड रेस्पॉन्स, तीसरा फेज भी। इसमें और फुट फ्लैट में दोनों में फ़र्क बेसिकली यही है। फुट फ्लैट जो सेकंड सब फेज है उन दोनों में फ़र्क भी यही है कि फुट फ्लैट में क्या होता है कि आपके दोनों पैर जो है कांटेक्ट में होते हैं। एक पैर फुट फ्लैट में होता है, लेट सपोज राइट से अगर आपने हील स्ट्राइक किया, उसके बाद उसी के आर्चेस डिसअपियर करके वो फुट फ्लैट में गया, उसी दौरान सेकंड सब फेज दौरान जो दूसरा इसका पैर है मतलब लेफ्ट वाला, वो हील जो है टो ऑफ या जिसमें भी हो लेकिन स्टिल कांटेक्ट में होगा ग्राउंड के साथ। लेकिन जैसे ही वो मिड स्टांस में आएगा, अब आपका पूरा वेट जो एक टांग के ऊपर हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है सिंगल लेग स्टांस। और इसीलिए जो सेकंड सब फेज है उसका नाम है डबल लिम्ब सपोर्ट। मैंने कहा था कि 2 डबल लिम्ब सपोर्ट आएंगे, एक सिंगल लिम्ब, तो जो 2 डबल लिम्ब सपोर्ट है वो सेकंड सब फेज में आ गया लोडिंग रिस्पॉन्स में, और अभी इसका एक रहता है वो आगे चल के आएगा फिफ्थ में। और जो सिंगल लिम्ब सपोर्ट है, सिंगल लिप सपोर्ट, वो एक आ गया किसमें, मिड स्टांस में। इसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा वेट एक में आ गया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फुट फ्लैट एंड द सिंगल लिम्ब सपोर्ट, कि फुट फ्लैट में क्या होता है कि आप जब आर्चेज आपके डिसअपियर हो गए, आपने वेट एक राइट लेग पे दे दिया, लेकिन आपकी लेफ्ट जो है वो स्टिल ग्राउंड से कांटेक्ट में है। लेकिन मिड स्टांस, जैसे ही आपने मिड स्टांस की तरफ अप्रोच करा, आपने फॉरवर्ड प्रोपल्स किया, तो आपका जो लेफ्ट फुट है वो मस्ट बी इन एयर, मस्ट बी इन स्विंग फेस, वो उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए ग्राउंड के साथ। इसीलिए इसका नाम जो है वो मिड स्टांस है, और दूसरा नाम इसका सिंगल लेग स्टांस है। आफ्टर दैट वी हैव अ टर्मिनल स्टांस। नाम ही बताया, टर्मिनल मतलब टर्मिनेशन, किसी चीज़ का खत्म होना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने फुट फ्लैट के बाद अब पूरा वेट इस पे दे दिया, आपकी जो दूसरी टांग है वो जो है एयर में है, और अब आप स्टांस को ख़त्म करने के चक्कर में और टर्मिनल स्टांस के चक्कर में, इसीलिए आप यहाँ पे अब क्या करोगे, फुट फ्लैट के बाद मिड स्टांस के बाद आप अपनी जो हील है, हमने जब स्ट्राइक की थी वो फर्स्ट फेज था, सब फेज था, ये चौथा सब फेज है, इसमें हील को आप उठाओगे। मतलब स्टार्ट आपने हील से किया, ख़त्म भी आप हील की तरफ ही जाओगे। ये सेकंड लास्ट स्टेज है, नॉट लास्ट। इसमें आप हील को उठाओगे, इसीलिए इसका दूसरा नाम है हील ऑफ। स्टिल आपके जो टो हैं, फिंगर्स हैं, वो कांटेक्ट में है ग्राउंड के, लेकिन अब आप एड़ी उठा के आगे बढ़ना शुरू कर रहे हो, इसीलिए इसका दूसरा नाम टर्मिनल स्टांस इसीलिए क्योंकि इसके बाद आपका प्री स्विंग शुरू हो जाता है, इसीलिए इसका टर्मिनल स्टांस नाम है। ये वैसे सेकंड लास्ट सब फेज है। और हील ऑफ इसीलिए क्योंकि इसमें आप हील उठाते हो। लास्टली इज द टो ऑफ। जैसे ही आपने हील उठाई, अब आप टो भी उठाओगे, और इसके उठाने के फ़ौरन ही आपने जो लेफ्ट, आपकी जो अपोनेंट
लेग है वो मस्ट बी इन कांटेक्ट। डेफिनेटली एक जब आप उठाओगे तो दूसरा आपकी कांटेक्ट में होनी चाहिए। तो उसका नाम इसीलिए प्री स्विंग इसीलिए क्योंकि वो स्विंग की तरफ जाने वाला है, राइट जहाँ से आपने स्टार्ट किया था अब वो वाला पैर आपका स्विंग की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसका नाम प्री स्विंग। और दूसरा इसका नाम टो ऑफ, इसीलिए इसमें आप फिंगर्स भी उठा लेते हो। और जैसे ही आप उठाते हो लेफ्ट आपका फौरी तौर पे मस्ट बी इन फुट फ्लैट है, कोई किसी भी सब फेज में हो लेकिन वो मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। तो ये स्टांस फेज है। अब हम इसको जो है वो डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसको थोड़ा सा जो है वो एलोबरेट करते हैं, इसके बाद जो है वो मैं आपको डायग्राम में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ और बेस विड्थ, ये समझना बहुत ही लाजम है क्योंकि थ्रू आउट गेट साइकिल आपके वो वाले यूज़ होते हैं। तो कोशिश करते हैं वो उसके साथ साथ एक्सप्लेन करने की। चलिए जी, अब हम मूव करते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। इनिशियल कॉन्टैक्ट जो कि पहला सब फेज है वो फर्स्ट 10% ऑफ द गेट साइकिल होता है, 60 से 65% होती है स्टांस फेज, उसका भी 10% ये लेके जाता है। और जिसका दूसरा नाम हील स्ट्राइक है। वेट लोडिंग है इसके ऊपर, वेट एक्सेप्टेंस है, मतलब जो टांग है वो वेट एक्सेप्ट करना शुरू करती है। उसके बाद 1 फुट एक्सेप्टिंग द बॉडी वेट, क्लियर है कि एक पैर के ऊपर ही वेट जा रहा है, जो भी आप मूव करो राइट लेफ्ट या राइट जो भी, लेकिन वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। अदर फुट एब्जॉर्बिंग द शॉक ऑफ द इनिशियल कॉन्टेक्ट ऑफ फुट, अदर फुट जो है वो एब्जॉर्बिंग द शॉक, डेफिनेटली उसको आप छोड़ दो, आप बस एक पे फोकस रहो। डबल लिम्ब सपोर्ट और डबल लेग स्टैंस है, इसी में ही डबल सपोर्ट से मुराद की डबल लेग स्टांस जो सेकंड सब फेज है वो भी इसी में ही आता है, इसके बाद ही फौरी तौर पे आ जाता है। लोड रिस्पॉन्स एंड मिड स्टांस, मतलब सेकंड एंड थर्ड, वो पहला था फर्स्ट इनिशियल कॉन्टेक्ट जो कि 10% था, नेक्स्ट 40% ये है, उसके बाद 10% लास्ट वाला होगा टर्मिनल स्टांस या जो भी है। तो ये सेकंड है। लोड रिस्पॉन्स और मिड स्टांस दोनों को इकट्ठे इसने मेंशन किया। ये सिंगल लिम्ब सपोर्ट है, इसमें मैंने बताया था मिड स्टांस में क्या होता है कि सिंगल लिम्ब सपोर्ट आपकी आ जाती है, एक टांग के ऊपर आप बिल्कुल हो जाते हो, सिंगल लिम्ब स्टांस जिस तरह मिड स्टांस मेंशन किया। वन लेग कैरीज द बॉडी वेट, क्लियर है। आफ्टर दैट वी अदर लेग एडवांसेस थ्रू द स्विंग फेज, जो दूसरी की मैंने बात की थी कि वो मिड फुट फ्लैट। लोड रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब भी वेट एक्सेप्ट करता है तो स्टिल वो कांटेक्ट में होती है ग्राउंड में, लेकिन जैसे ही मिड स्टांस की तरफ वो मूव करेगी तो वो बिल्कुल चली जाएगी दूसरी स्विंग फेज की तरफ चली जाएगी। बॉडी इज बैलेंस, बॉडी अब पूरी एक टांग के ऊपर बैलेंस है थ्रू लेटरल हिप स्टेबिलिटी, ये पेल्विस का काम है कि वो कैसे उसको स्टेबल करता है। टिबिया एडवांस करती है ओवर द स्टेशनरी फुट। अब हम जाते हैं टर्मिनल स्टांस या प्री स्विंग, चौथा और पांचवा, इनमें ये भी दोनों इकट्ठे, मतलब 5 सब फेजेस में 60% ऐसे डिवाइड किया गया, पहला 10%, दूसरा तीसरा 40% और बाकी 10% चौथा और पांचवा। टर्मिनल स्टांस नाम ही बताता है कि लास्ट 10% और लास्ट सब फेज है, सेकंड लास्ट। और प्री स्विंग जो है जिसका दूसरा नाम टो ऑफ है और टर्मिनल स्टांस का हील ऑफ है। स्टांस लेग आप अनलोडिंग करेगी द बॉडी वेट टू द दूसरी लेग की तरफ, क्योंकि दूसरा फौरी तौर पे कांटेक्ट में आ जाता है ग्राउंड के साथ। प्रिपेयरिंग फॉर द स्विंग फेज की तरफ जा रही है, इसीलिए इसका नाम प्री स्विंग फेज है। डबल लिम्ब सपोर्ट है वंस अगेन। अब एक डबल लिम्ब सपोर्ट कहाँ पे आया, सेकंड सब फेज में, और सिंगल लिम्ब कहाँ पे आया, अपना थर्ड मिड स्टांस में, और दूसरा डबल लिम्ब सपोर्ट पांचवे में आया। तो दूसरा और पांचवा दे बोथ आर द डबल लिम्ब सपोर्ट, तो दो डबल लिम्ब सपोर्ट आएगा, एक सिंगल लिम्ब सपोर्ट कहाँ पे आया, थर्ड में मिड स्टांस में। तो ये गेट साइकिल में जितने भी इवेंट्स थे वो हम देख। अब जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन में जो है वो स्टांस फेज कंप्लीट कर लिया, अब इधर अगेन हम उसको थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन इस डायग्राम में ये किम जोन्स की बुक है, पेज नंबर जो है इसका पेज नंबर है 300 नंबर इसका पेज है। अब जहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने सब फेजेस है, 8 हैं, 1 2 3, यहाँ के अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें स्विंग फेज का एक मिसिंग है, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। लेकिन जो इनिशियली शुरू वाले जो 5 है 1 2 3 4 एंड 5 टो ऑफ तक, जिसको प्री स्विंग भी कहा जाता है, ये सब फेजेस किसके हैं, स्टांस फेज के। ऊपर मेंशन भी है कि स्टांस फेज में हम पढ़ भी चुके हैं, 5 होते हैं हील स्ट्राइक। अब उसका हम थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन तो हमने थोड़ी बहुत देख ली, इसके हम डायग्राम देखते हैं। अगेन हम स्विंग फेज की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, स्विंग फेज जो है हम आगे चल के क्लियर करेंगे। तो स्टांस फेज का जो सबसे पहला जो फेज था वो क्या था, हील स्ट्राइक। सबसे पहले जो था हील स्ट्राइक, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये चेक करो, इसने राइट हो लेफ्ट हो जो भी हो, उसकी इसने एडी जो है वो पहले ग्राउंड के साथ कांटेक्ट किया है, तो इसीलिए इसका नाम हील स्ट्राइक है, और इसीलिए ही जो इसका दूसरा नाम है इनिशियल कांटेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले गेट साइकिल जैसे ही स्टार्ट होगी तो आप जो भी पैर पहले आगे रखोगे इसीलिए इनिशियल कांटेक्ट है, क्योंकि वो पहला है इसीलिए उसका नाम इनिशियल कांटेक्ट, या दूसरा हील स्ट्राइक। दूसरे पे आ जाओ, जैसे ही आप देखोगे इस टांग में इसमें बड़ा फर्क है, ये बिल्कुल फ्लैक्स्ड है,
इसमें जो है वो ये नी अब कम, इसमें लेग का फॉरवर्ड फ्लेक्स है, इसी में अब वो कम फ्लेक्स हो रही है, नी एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इसके ऊपर लोड देने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम लोडिंग रेस्पॉन्स है और इसीलिए ही इसका नाम फुट फ्लैट। अब आप देखोगे इसमें जो इसके आर्चेस थे ये फुल ऑन ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, इसके आर्चेस जो है वो इस तरह नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है और इसमें आर्चेस कम दिख रहे हैं। वैसे आर्चेस जो नॉर्मली फुट के होते हैं वो इसमें डिसअपियर हो जाते हैं। 3 आर्चेस हैं, वो हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन वो आर्चेस बिल्कुल इसमें डिसअपियर हो जाए। लेट सपोज जैसे मैं यहाँ हाथ पे बनाने की कोशिश करूँ, ये अगर आर्चेस हैं तो जैसे ही इसके ऊपर कंप्रेशन आती है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होकर फुट फ्लैट की तरफ हो जाता है, इसीलिए इसका नाम फुट फ्लैट है। और दूसरा इसका नाम जो है लोड रेस्पॉन्स है। लोड रेस्पॉन्स और मिड स्टांस में मैंने फ़र्क बताया था। इस मिड स्टांस में ये चेक करो, यहाँ भी जो स्टार बना हुआ है ना, दिस स्टार, ये स्टार इंडिकेट करता है कि जो आपका जो दूसरी टांग है, जो भी ये राइट है लेफ्ट है, तो जो इसकी अपोजिट है वो स्विंग फेज में। तो यही फ़र्क है फुट फ्लैट और मिड स्टांस में कि फुट फ्लैट में जो भी इन दोनों फेजेस में, फुट फ्लैट में स्पेशली आपकी जो दूसरी टांग है वो स्टिल ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में और यही डबल लिम्ब सपोर्ट है। लेकिन मिड स्टांस में क्या होता है कि सारा लोड एक ही टांग के ऊपर आता है, दूसरी टांग आपकी स्टार बना हुआ मतलब वो स्विंग फेज में, इसीलिए इसका नाम मिड स्टांस, इसीलिए क्योंकि ये स्टांस फेज का बिल्कुल मिड है। 5 फेजेस हैं, सब फेजेस हैं, उसका ये बिल्कुल मिड है, इसीलिए इसका मिड स्टांस नाम है। और दूसरा इसका नाम सिंगल लेग स्टांस है, तो इसीलिए क्योंकि इसमें दूसरी टांग स्विंग फेज में चली जाती है। अब हम मूव करते हैं चौथी की तरफ, हील रेज या हील ऑफ। हील ऑफ में आप देखेंगे यहाँ पे एडी जो है रेज होगी, बिल्कुल फ्लैट नहीं है, अब एडी रेज होगी, इसीलिए इसका नाम हील ऑफ है। या दूसरा इसका टर्मिनल स्टांस, क्योंकि अब स्टांस फेज खत्म होने जा रहा है। और फाइनली इज द टो ऑफ। अब एडी जैसे ही हील हमने रेस करी उसके बाद हमने टो भी रेस कर देना है, इसीलिए इसका पूरा नाम जो है, दूसरा नाम जो है प्री स्विंग है, क्योंकि ये स्विंग में जाने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए ये डायग्राम में दिखाना ज़रूरी था। तो ये स्टिल हमने 60 to 65% गेट साइकिल कंप्लीट की है। ऊपर आप ये डायग्राम अगर आप चेक करें तो इसमें ये क्लियर बता रहा है कि ये सिंगल लिम्ब सपोर्ट है स्टांस फेज का, ये डबल लिम्ब सपोर्ट है और उसके बाद ये सिंगल लिम्ब सपोर्ट है। इसको हम आगे चल के अच्छे से मेंशन करते हैं, टोटल ये उसका फेज सिर्फ मेंशन। अब अगेन हम प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। ये हैमस्ट्रिंग कंट्रोल करते हैं हिप फ्लेक्शन को, और ये उसका डायग्राम है। अब इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा जो है वो समझने की कोशिश करें तो ये 1 to 100 है, ये इसकी डिग्री को पूरे पर्सन को डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे कि हील स्ट्राइक है सबसे पहले, तो ये हील स्ट्राइक इसने किससे शुरू किया है, राइट के साथ, ठीक है। आप उसको बस एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, सॉरी लेफ्ट के साथ इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेफ्ट वाला हील स्ट्राइक में है, राइट वाला स्टिल इन कांटेक्ट में है। फुट फ्लैट में क्या होता है कि लेफ्ट वाला आगे आ गया लेकिन नी जो फ्लैक्स्ड है अब वो एक्सटेंडेड की तरफ, हिप स्टिल फ्लैक्स्ड है लेकिन नी एक्सटेंशन की तरफ आ रहा है। लेकिन इसमें आप देखोगे फुट दूसरा वाला स्टिल इन कांटेक्ट में है। और जो मिड स्टांस फेज में अगर आप चेक करो, मिड स्टांस फेज में जैसे ही वो आया उसने फुट जो है ऑफ द ग्राउंड कर लिया, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फुट फ्लैट एंड द मिड स्टांस, कि फुट फ्लैट में क्या होता है कि दोनों पैर स्टिल इन कांटेक्ट में होते हैं, दोनों लोडिंग फेज है लेकिन कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन मिड स्टांस में वो दूसरा जो पैर है वो बिल्कुल ऑफ द ग्राउंड होता है। उसके बाद हील ऑफ है, जैसे ही उन्हें हील रेस कर ली उसके बाद टो ऑफ है, उसने टो रेस कर लिया। टो ऑफ कोई प्री स्विंग है। इनिशियल स्विंग में अगर हम देखेंगे, इनिशियल स्विंग ये मैं इसको डायग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे वाले डायग्राम में देखते जा रहे हैं। अब हम मूव करते हैं स्विंग फेज की तरफ। स्विंग फेज कितना है, 35 से लेके 45% ऑफ द गेट साइकिल। जैसे कि वो 5 में डिवाइड होता है, ये 3 में डिवाइडेड है। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। क्लियर इसकी डेफिनेशन है, फुट ऑफ द ग्राउंड होगा, नॉट इन कांटेक्ट विद द, एडवांस करता है फॉरवर्ड और झूले की तरह जो झूलता हो जाता है। अलो द टो टू क्लियर द फुट एंड द लेग लेंथ एडजस्टमेंट। इसके 3 सब फेजेज है। इनिशियल फेज है जिसका दूसरा नाम, जिस तरह उनके भी दूसरे नाम थे इनके भी, इनिशियल स्विंग है मतलब स्विंग से पहले, जिसको एक्सेलरेशन फेज है, इसमें स्पीड बढ़ती जाती है। मिड स्विंग है बिल्कुल उसका बीचों बीच मतलब दूसरा, और तीसरा इज द डी एक्सेलरेशन, उसमें स्पीड कम होती जाती है। एक्सेलरेशन अगेन हम इसको डायग्राम में देखेंगे और पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लें। फुट इज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, जैसे ही प्री स्विंग के बाद वो हवा में आया तो वो एक्सेलरेशन फेज में या इनिशियल स्विंग में चला गया। फुट इज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड क्लियरली। रैपिड नी फ्लेक्शन एंड एंकल डोर्सिफ्लेक्शन हो जाती है, जैसे ही फुट ऑफ द प्री स्विंग के बाद इनिशियल स्विंग में आया, नी की जो फ्लेक्शन हो जाएगी, क्योंकि स्विंग फेज है ना, तो हमने लीवर आर्म को जो है वो कम करना है, बढ़ाना नहीं है, तो नी जो है फ्लेक्शन में चली जाएगी, एंकल भी डोर्सिफ्लेक्शन में आ जाएंगे लीवर आर्म को कम करते हुए। तो ये एक्सेलरेटिंग फेज है। अल्टर्ड नी फ्लेक्शन एंड एंकल डोर्सिफ्लेक्शन, इसीलिए इसका नाम अल्टर्ड गेट है। और ये बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, ऐसा नहीं कि पहले मैंने नी किया, जब आप चलते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जो बॉडी कोऑर्डिनेट करती है वो उसको पता। तो ये एकदम से ही नी फ्लेक्शन के साथ जो है डोर्सिफ्लेक्शन हो जाती है अल्टर्ड फैशन में। अल्टर्ड गेट वैसे बेसिकली जो है वो
इसको ही कहते हैं, क्योंकि अल्टर्ड नी फ्लेक्शन के साथ डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाती है। अल्टर मतलब वेरी होना। मिड स्विंग नाम ही बता रहा है कि स्विंग फेज का जो बिल्कुल दूसरा सब फेज, क्योंकि 3 सब फेज है तो मिड हुआ। लेग इज एडवांस टू द वेट बियरिंग। लेग जो है अब एडवांस टू द वेट बियरिंग की तरफ जा रही है। जैसे ही उन्हें इनिशियल स्विंग को क्रॉस किया, अब जो है वो दूसरी लेग को क्रॉस करके मिड में आ जाएगी। इसको मैं डायग्राम में अच्छे नमूने में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। टर्मिनल मतलब लास्ट सब फेज, और ये अगेन जा रहा है हील स्ट्राइक की तरफ, मतलब एक गेट साइकिल। लेग स्लो डाउन फॉर द प्रिपरेशन फॉर द इनिशियल कॉन्टैक्ट या हील स्ट्राइक। और क्वाड्रिसेप कंट्रोल द नी एक्सटेंशन। अब नी फ्लेक्शन सबसे ज़्यादा जो नी फ्लेक्शन होती है वो मिड स्विंग में होती है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो नी फ्लेक्शन होती है 45 से भी ऊपर वो मिड स्विंग में होती है। उसके बाद अगेन नी की एक्सटेंशन शुरू होने जाती है। अब समझे कि आप साइकिल फिर से शुरू होने जा रही है। चलिए जी, अब मिड स्विंग की हमने प्रेजेंटेशन देख लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मिड स्विंग को सबसे आसान जो है वो समझने का तरीका मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ मिड स्विंग को, कि कितने सब फेजेज है मिड स्विंग के, 3 है, ठीक है। तो लेट सपोज जो भी आपकी टांग स्विंग फेज में हम उसको मेंशन करने की कोशिश करते, तो यहाँ पे मैं 2 लेग बनाता हूँ, ठीक है। ये मिड है, ठीक है। ये वो लेग है जो बिल्कुल कह लें कि इसके ऊपर परफॉर्म नहीं हो रहा है। ये दूसरी मिसाल के तौर पर आप समझ लो कि ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट लेग है, ठीक है। और ये बिल्कुल स्टैंड फेज में ये अपने हिसाब से करिए, ठीक है। ये मैंने रेफरेंस पॉइंट इसीलिए बनाया क्योंकि जो लाजमी नहीं कि लेफ्ट ही राइट भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन जो पहले जिस पे परफॉर्म नहीं हो रही उसको आप बनाने की समझाने की मैंने कोशिश की है। अब लेट सपोज इनिशियल स्विंग में जो है वो एक ये दूसरी, अब राइट लेग जो है, राइट लेग जो है वो इनिशियल स्विंग में है, ठीक है। इसको आसान तरीके से समझ, अब ये राइट है, आसान तरीके से समझने की बनाने की मैंने कोशिश की है बिल्कुल। और ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। अब होता क्या है कि जो लेफ्ट, जैसे ही आपकी लेफ्ट को आपने रेफरेंस पॉइंट बनाना है उसको समझाने के लिए, जैसे ही राइट लेग जो है इनिशियल फेज में, इनिशियल स्विंग फेज में होगी। इनिशियल स्विंग से मुराद ये जो आपकी अपोजिट लेग है उससे जितना भी ये पीछे होगी वो सारा इनिशियल फेज होगा। तो इसको हम कहेंगे इनिशियल स्विंग, IS। क्लियर है? जो अपोजिट लेग होगी उससे जो राइट वाली जो परफॉर्म कर रहे हो वो जितना पीछे होगी, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है इनिशियल स्विंग। इस एरिया में जब तक ये टांग होगी तो वो जो लेग होगी वो इनिशियल स्विंग में होगी। अब मिड स्विंग में क्या होता है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट में आ जाती है, बिल्कुल सॉरी अपोजिट नहीं मैं कह रहा हूँ, पैरेलल में आ जाती है। तो जैसे ही ये लेफ्ट बनी हुई है, राइट इसके बिल्कुल पैरेलल में आ जाती है। मिसाल के तौर पे ये अगर अपना लेफ्ट लेफ्ट है और ये राइट है, तो राइट जब तक इसके पीछे है इनिशियल स्विंग है, इसके बिल्कुल जब पैरेलल आ जाएगी, ये देखें ये बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, जब इसके पैरेलल आ जाएगी तो मिड स्विंग, और जैसे ही इस रेफरेंस पॉइंट को क्रॉस करेगी कि टर्मिनल स्विंग। तो आई रिपीट, ये मिड है मिसाल के तौर पे, ठीक है। जब तक ये इसके पीछे है, जो राइट वाली अपोजिट लेग है, वो इनिशियल स्विंग है। जैसे ही ये पैरेलल आई, मिड स्विंग है, और जैसे ही इसने इसको क्रॉस करा तो ये टर्मिनल स्विंग है, ठीक है। और यही फार्मूला राइट लाजमी नहीं है लेफ्ट, राइट वाले भी वैसे होगा। लेट सपोज राइट जो है वो बिल्कुल आप उसको रेफरेंस बनाते हो, तो लेफ्ट वाली जब स्विंग फेज में ऑफ द ग्राउंड है और राइट वाली जो है इन द ग्राउंड है, मतलब स्टांस फेज में, तो जब तक ये इसके पीछे है इनिशियल स्विंग, जैसे ही इसके पैरेलल आई मिड स्विंग, और जैसे ही इसने इसको क्रॉस करा तो टर्मिनल स्विंग, ठीक है। तो इनिशियल स्विंग जब तक ये इसके पीछे है, जैसे ही इसके पैरेलल आई तो ये वाला हिस्सा जो है ये मिड स्विंग है, MS। और जैसे ही इसने इसको क्रॉस करा ये वाला जो है टर्मिनल स्विंग। आई होप कि ऑलमोस्ट क्लियर है। तो स्विंग के जो वो 3 फेजेस है, इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग एंड टर्मिनल।